इन्वायरमेंटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि 1950 के बाद 60-70 के दशक में क्रिस्टलाइज होती है, फॉर्मुलेट होती है और सब्सिक्वेंटली फिर हर डेकेड में उसको एक नई जान मिलती है। और आज के समय में ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बड़ी महत्वपूर्ण आइडियोलॉजी है। और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्वायरमेंटलिज्म और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। बेसिकली वेस्ट में जो मॉडर्न साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया था वो बेसिकली नेचर को इनर्ट, पैसिव, विमेन लाइक दिखता था, जिसमें कि मानव की रैशनैलिटी नेचर से जो उसकी बाउंड्रीज को अपनी भलाई के लिए हार्नेस कर सकती थी। यही हमें फ्रांसिस बेकन के लिटरेचर से, रीने डेकार्ट के लिटरेचर से या न्यूटोनियन अंडरस्टैंडिंग के नेचर से हमें दिखाई देता है। ठीक है जी। तो हालांकि इसके अल्टरनेटिव में जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ रही है, इंडियन सोसाइटी रही है, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट पहले से रहा है, अहिंसा का, जैनिज्म का कॉन्सेप्ट पहले से रहा है। इवन 17वीं-16वीं शताब्दी में जामेश्वर जी महाराज के द्वारा जो बिश्नोई आंदोलन चलाया गया उसमें इसकी झलक मिलती है। तो पर वेस्ट में एक मानव डोमिनेटेड, रैशनैलिटी डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड एक आधुनिकता का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें सडनली 1950 के बाद इसमें फीचर्स आने शुरू होते हैं, इसकी कमियां दिखने लगती है। चाहे फिर वो रेशल कार्सन की साइलेंट स्प्रिंग हो, जिसमें कि वो डीडीटी का जो मिसयूज़ है, जिसका पक्षियों पर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको बाहर निकालती हैं और इकोलॉजी के एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करती हैं। हालांकि 1850 से नो डाउट इकोलॉजी का मतलब अर्नेस्ट हैकल और इसके माध्यम से इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली सामने आने शुरू हो गए थे, पर उनको मेन स्ट्रीम जो प्रायोरिटी मिली वो 1950 के बाद ही मिली। और जब ये कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी तो इसका पहला जो क्रिस्टलाइजेशन ग्लोबल लेवल पे हुआ वो यूएन जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई, स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसमें हुआ। और स्टॉकहोम कन्वेंशन में मैन और उसके इन्वायरमेंट के संदर्भ में प्रयास किया गया। पहली बार ये माना गया कि वन वर्ल्ड है और हम सब का इन्वायरमेंट साझा है। अगर इसकी हम रक्षा नहीं करेंगे तो इससे हम सभी के भविष्य पे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और इसी दौरान फिर आगे जा कर के हम देखते हैं थर्ड वर्ल्ड में हमारा चिपको आंदोलन, जहाँ नारियाँ आगे बढ़ती हैं और वृक्षों को बचाने का प्रयास करती हैं। उस तरह की डाउनवार्ड भी इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस सामने आती है। और भी दुनिया में कई जगह एंटी डैम प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे नर्मदा बचाओ हो हमारे यहाँ या लैटिन अमेरिका में कई इस तरह के बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। तो इन सब से कहीं ना कहीं जो एक मतलब पर्यावरण के प्रति जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसमें चेंज आता है। इंडिजीनियस सोसाइटीज़ भी अपने अधिकारों के लिए असर्ट करना शुरू करती हैं। बायोडाइवर्सिटी का महत्व समझ आता है, उसके लिए कन्वेंशंस होती हैं, सब कर हेल्प करती हैं। इसके बाद बल्कि फर्स्ट सम्मेलन के बाद ही जब एक संस्था बनाई जाती है डेडिकेटेड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और फिर जो ब्रंटलैंड कमीशन की स्थापना होती है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सर्च करने का प्रयास करता है। और फिर 92 में उसी रिपोर्ट के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवर कॉमन फ्यूचर वाली जो रिपोर्ट है उसके ऊपर दुनिया के पहले पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जनेरो में चर्चा होती है। UNFCCC का फ्रेमवर्क तैयार होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आज तक का फंडामेंटल अब डॉक्यूमेंट बन चुका है, संधि बन चुकी है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। और इसके तहत हर साल जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
COP होती है, COP 1, COP 2, COP 3, COP 4, COP 5, COP 6, COP 7, COP 8, COP 9, इस तरह से चलती है। और उसी के तहत कई महत्वपूर्ण, क्योटो से लेकर के पेरिस से लेकर के कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट आज हम देख रहे हैं, जो कि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के टूल हैं। चाहे वो कितने सक्षम हो ना हो, उनमें क्या कमियां, वो डिबेट का इशू है। पर मानवता ने एक यूनाइटेड होकर के एक क्रॉस कंट्री, एक इकट्ठा साझा प्लेटफॉर्म जो तैयार किया है, वो इसका परिणाम है, उसका परिचायक है। और इसी सम्मेलन में बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी आती है साइन के लिए। सब्सिक्वेंटली 10 सालों के बाद उस पर जब साइन हो जाते हैं तो 2003 या 4 में फिर वो कन्वेंशन अप्लाई हो जाती है। इसी दौरान थोड़ा पीछे एक ओजोन लेयर के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे सिग्नेचर होते हैं। और ना जाने आज भी कितने अगणित संधियां हैं, जो कि चाहे प्लास्टिक को बैन करने की जो संधि है वो अभी पाइपलाइन में है, उसको जो ऑयल लॉबी है उसका विरोध कर रही है, पर वो प्रयास है। परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स को संधि जिसको लेकर के भारत ने मना किया है। कई ऐसी संधियां हैं जिसमें कई पक्ष में कई विपक्ष में, पर कहीं ना कहीं एक प्रयास है जलवायु परिवर्तन को रोकने का, जैव विविधता को बचाने का। तो ये सब इन्वायरमेंटलिज्म का पार्ट है। और इसी में आगे जाकर के हमारी जो फेमिनिस्ट आंदोलन है वो अपने को नेचर से जोड़ करके इको फेमिनिज्म की नई आइडियोलॉजी देती है, जिसमें मारिया मी और भारत की वंदना शिवा और भी न जाने कितनी नई लेखिका लेखक मिल करके प्रकृति को माँ रूपेण देख करके, उसको नारी रूपेण देख करके, नारी और प्रकृति के शोषण जो कि तार्किकता, मॉडर्निटी और पुरुष प्रधान सोच ने किया है, उसके खिलाफ एक लामबंदी को प्रेरित करने के लिए प्रयास करती है और पर्यावरण आंदोलन को एक नई शक्ति देती है, जिसमें कि नारी भी उसका एक पार्ट बन जाती है। इन्वायरमेंटलिज्म बेसिकली उसने साइकोलॉजी ने पॉलिटिकल थ्योरी की जो बाउंड्रीज थी उसको प्लांट्स में, एनिमल्स में, इकोसिस्टम में के डोमेन में वाइड कर दिया। और इसमें अब इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब केवल मानव और मानव के बीच की बात नहीं, अब मानव और दूसरे जंतु और मानव और आने वाली पीढ़ियां जो आई नहीं उनके बीच में एक न्याय, इक्विटी का बैलेंस, जस्टिस का बैलेंस स्थापित करने की पॉलिटिकल थ्योरी की डिबेट आ गई है। इसको इतना वाइड कर दिया है। पशुओं के अधिकारों की बात आ गई है, प्लांट्स की सस्टेनेबिलिटी की बात आ गई है, इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी का प्रश्न खड़ा हो गया। विकास जो कि एक ज़माने में पॉलिटिकल कंसेंसस का पार्ट था, उसको चैलेंज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वायरमेंटलिज्म ही है। जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक छत्र जो आधिपत्य था, उस पर कंसेंसस थी, उसको चैलेंज करने वाला भी जीडीपी, चैलेंज करने वाला जीडीपी नहीं, चैलेंज करने वाला इन्वायरमेंटलिज्म। इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स है, उसके कॉन्सेप्ट को लाने वाला भी इन्वायरमेंटलिज्म ही है। तो बेसिकली इन्वायरमेंटलिज्म ने पॉलिटिकल थ्योरी के डोमेन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। इसमें ना केवल मानवों के बीच में, बल्कि मानव की आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के बीच में, मानव और उसके साथ जो जो पशु हैं, प्लांट्स हैं, उनके बीच में, और इस पृथ्वी पर जो समस्त प्रकार की जीव और अजीव तत्व है उनके साथ मानव के संबंध के विषय में पॉलिटिकल थ्योरी में एक नई जीवंतता, एक नई लाइवलीहुड, एक नई लाइवलीनेस, नॉट लाइवलीहुड, लाइवलीनेस पैदा करती है। चाहे फिर वो नदियों के को व्यक्ति का अधिकार देने की बात हो, कि नदियों को भी जीवंतता का अधिकार हो, फ्री डैम मूवमेंट हो, जिसमें हमारे देश में प्रकाश अग्रवाल जैसे, जीडी अग्रवाल जैसे लोगों ने अपने प्राण, स्वामी नाम उनका क्या था मैं भूल गया, प्राणों को निछावर किया ताकि गंगा अविरल बह सके। तो इस तरह की जो ये बातें आ रही है,
यह इन्वायरमेंटलिज्म की देन है। फिर चाहे जो बायोटेक्नोलॉजी का ऑनस्लॉट हो, उस पर जो उसको जो चैलेंज करना हो, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो या जेनेटिकली एडिटेड क्रॉप्स हो, जीई क्रॉप्स हो, उनको पॉलिटिसाइज करना उस इशू को। प्रकृति की बाउंटी को बायोटेक फार्म्स के द्वारा अप्रोप्रिएट करने की जो मतलब प्रयास हो, उसको चैलेंज करना। इस सब में इन्वायरमेंटलिज्म आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और कहीं ना कहीं देखें तो इन्वायरमेंटलिज्म मॉडर्न मेडिसिन, इसका पेनिट्रेशन, इसको भी चैलेंज कर रहा है। और मानव को अपने गोल के हॉरिजन को वाइडन करने के लिए इन्वायरमेंटलिज्म आज प्रेरित कर रहा है। और ये रिलेवेंट है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब बाउंड्रीज थोड़ी सी इरिलेवेंट हो रही हैं या उनकी महत्ता की वो महिमा नहीं रह गई, तो ये एक ऐसा विचार है जो कि हर देश की बाउंड्री, हर समुदाय और समाज के दायरे से बाहर जा कर के पूरी मानवता के समस्त कल्याण के लिए प्रेरणा का विषय। और इसको चुनौती आ रही है फ्री मार्केट इकोनॉमी से, जो ये कहते हैं कि हमारा प्राइस मैकेनिज़्म बहुत सेंसिटिव है और उसमें स्वयं क्षमता है कि वो अगर हाइड्रोकार्बन्स की खपत बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, तो वो स्वयं दूसरी रिसोर्सेज को, अल्टरनेट को पैदा करने की इंसेंटिव पैदा करेगा और कैपिटलिज्म अल्टरनेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजीज को थ्रो कर लेगा। तो वो विचार इसको चैलेंज कर रहा है कि आप एक डूम्सडे की थ्योरी देके हमें डरा नहीं सकते। कैपिटलिज्म अपने आप अपने में रिफॉर्म कर सकता है, वो इसको चैलेंज करता है। धन्यवाद।